नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रांति की आवाज। आप सब जानते ही हैं कि आज जो हमारे देश में घटनाक्रम होते जा रहा है, उसी में हरियाणा जो है, वो लगातार इस घटनाक्रम में आगे है। और आप सभी के घरों में एक कहानी है, लड़की की कहानी, जिसमें हर वो बच्ची जब छोटे से बड़ी होती है, आंगन में किलकारी लेती है, माँ बाप सब लोग उसको प्यार करते हैं। और उसके बाद में यानी जो कहानी शुरू होती है, तो उस कहानी को आप दिल से सुनिए और महसूस कीजिए कि आज जो हमारे देश में हो रहा है, वो किस तरह अजीबोगरीब महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ आए दिन रेप के केसेस सुनने को मिलते हैं। अपहरण के केसेस हम लोगों को लगातार मिलते हैं। लेकिन एससी एसटी ओबीसी महिलाओं के साथ सबसे ज्यादा ये घटनाएं घटित होती हुई दिखती है। और इसी बात पर बात करने के लिए जो आज हमसे जुड़ी हुई है, हमारी बहन हरियाणा से मनीषा बिरला बहुत मैडम। बहुत बहुत स्वागत है मैडम आपका। जयमूल निवासी मैडम, और धन्यवाद आपका और आपके चैनल का, क्रांति की आवाज का। जी मैडम, आप भी एक महिला है और छोटे से बचपन से लेकर अभी तक आपका भी एक सफर रहा है। वैसे हर बच्ची का सफर रहा है। तो हम ये देखते हैं कि जब बच्ची छोटी होती है तो माँ बाप इतना प्यार करते हैं। बच्ची 18 साल के होने के बाद उसको पंख आने लगते, वो महसूस करती है कि इस दुनिया में मैं उड़ूं, जो मुझे चाहिए इस आसमान में उड़कर वो मैं ले लूं। तो ऐसी ही एक बच्ची हमारी मनीषा भिवानी नाम की, जो हरियाणा से थी, और उसने भी सोचा कि मैं अपने कदमों पे खड़ी रहूंगी। पिताजी ने कहा होगा मत जाओ बेटा, माँ ने बोला होगा कि रुक जाओ, क्या जल्दी है, और शादी ब्याह कर देंगे धूमधाम से, अपने घर में सुरक्षित रहना। उसने पिताजी को कहा होगा कि पिताजी शादी ब्याह तो होते ही रहेगा, लेकिन मुझे अपने पैरों पर खड़ा नहीं रहना चाहिए, क्या आप लड़की समझकर मुझे पाल रहे हो। पिताजी ने कहा होगा नहीं बेटा, मैं तो बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मत जाओ। लेकिन बच्ची ने अपना इमोशंस पिताजी को बोला होगा और पिताजी तैयार हुए। वो इंतजार कर रहे थे कि मेरी बच्ची घर आएगी, लेकिन वो इंतजार कभी खत्म नहीं हुआ। मैसेज आया कि लड़की गायब है, और फिर ये जो सिलसिला शुरू हुआ कि उसकी डेड बॉडी मिलती है। डेड बॉडी ऐसे मिलती है कि उसके चेहरे से कुछ भी मतलब जो स्किन है वो पूरा निकला हुआ दिखता है। और इस हालात में अपने बच्चे को माँ बाप देखते हैं, कैसे महसूस किया होगा। आपको भी हमने बार बार देखा है कि आप बहुत इमोशनल होकर इस केस से जुड़ी हुई है। आप एक संघर्षरत महिला भी है, एक संगठन में जिम्मेदारी के साथ काम भी करती है। तो इस घटनाक्रम के बारे में क्या बताएंगे जी। हाँ, पहले तो मैं सभी से अपनी पहचान कराना चाहती हूँ कि मेरा नाम मनीषा बिरला बोथ है। भारत मुक्ति मोर्चा महिला संघ की राष्ट्रीय सीसी सदस्य हूँ और माननीय वामन मेश्राम साहब के संगठन में मैं काम करती हूँ। तो मैं बताना चाहती हूँ कि जिस प्रकार से ये घटना हुई है, और जो हमारी छोटी बहन 19 साल की, मात्र अभी हुई थी वो 19 साल की, उसके साथ ऐसी घटना हुई है कि उस घटना को देखते हुए हर माँ-बाप और महिला यही सोचेगी कि हम अपनी बेटी को अब ना तो स्कूल भेजें और किसी भी प्रकार से हम उसे बाहर ना भेजें, क्योंकि घटना ही एक ऐसी है। ये घटना 11 अगस्त की घटना है। जिस प्रकार मनीषा एक स्कूल में पढ़ाती है, वो प्ले स्कूल होता है छोटे बच्चों का। सुबह बोलते हैं कि वो सोमवार का दिन था और वो व्रत रखे हुए थी। उसने अपने घर में सिर्फ चाय ही पीकर वो सुबह प्ले स्कूल में जाती है। मात्र वो 8 किलोमीटर की दूरी पे प्ले स्कूल है।
और जिस उस स्कूल में पढ़ाने के बाद वो जो ड्राइवर है उसे बोलती है कि अंकल आप चले जाना, मुझे मेरे नर्सिंग कॉलेज में जाना है, मेरा फॉर्म फाइल करके आना है कि मुझे आगे पढ़ाई करनी है। जी, और हमें मीडिया के माध्यम से ही और परिवार वालों से मिले तभी पता चला कि लड़की आगे मेडिकल करना चाहती थी, वो डॉक्टर बनना चाहती थी और उसने अपने पिता से ये भी कहा था कि मैं मेडिकल डॉक्टर बनकर मैं अपने गाँव में ही एक छोटा-सा मेडिकल खोलूँगी, जिससे मैं गाँव से बाहर ही नहीं जाऊँगी और अपने पापा के पास रहूँगी। तो य मैं बताना चाहती हूँ कि जो ये कॉलेज है, इस कॉलेज में काफ़ी 2 साल से क लोगों से सुना भी है कि यहाँ पर जब मनीषा गई है, तो इस उस कॉलेज के अंदर गई तो है, पर वापस लौटी नहीं है। और 11 तारीख को शाम हो जाती है, शाम होने के बाद अ, फ़ोन जो मनीषा का दादा है, वो फ़ोन करता है अपने बेटे से, मनीषा के पापा से फ़ोन करता है कि बेटा मनीषा घर नहीं लौटी है। तो उसके पापा तुरंत घर आते हैं, डायल 112 पर फ़ोन करते हैं और स्कूल जाते हैं। स्कूल से जाते वक़्त ड्राइवर से पता चलता है, पूछताछ होती है, तो बताते हैं कि भई वो मेडिकल कॉलेज में जा गई थी, जिसका नाम आइडियल मेडिकल कॉलेज है। जी, और वहाँ पर कॉलेज में गए, कॉलेज में पूछताछ की, पूछताछ करने के बाद उन्होंने कहा कि हमें सीसीटीवी फुटेज देखनी है, ना तो सीसीटीवी फुटेज दिखाई गई। और जी, डायल 112 पर जब फ़ोन किया तो और पुलिस वाले आए, तो पुलिस वालों ने एक मानसिकता कुछ ऐसी बनाई हुई है लोगों ने और उसी मानसिकता को पुलिस ने भी दर्शाया, कहा कि आपकी लड़की किसी के साथ चली गई होगी और वो 1-2 दिन में वापस आ जाएगी। पुलिस वालों ने ऐसा कहा, जी। तो मनीषा के पुलिस पापा वालों ने का कहा। काम था सबसे पहले अगर शिकायत करता गए हैं तो पुलिस में एफआईआर दर्ज करना, ना कि सलाह देना। फिर भी उन्होंने कहा कि किसी के साथ गई होगी, 2-3 दिन में शादी करके सर्टिफिकेट लेकर आएगी। इस तरीके हाँ, के बयान प्रशासन के माध्यम से आपको सुनने मिले। जी, हाँ जी। फिर वो लोग वहाँ पर कॉलेज में जाते हैं तो 3 कर्मचारी बताए जा रहे हैं, 3 कर्मचारियों से बात करते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, स्कूल तो कॉलेज तो हमारा 2 बजे बंद हो जाता है, उसके बाद कोई नहीं आता है। और फिर पुलिस वाले उनके शायद उनसे हाय हेलो करते हैं और वापिस आ जाते हैं कि भई मिलते हैं, पीते हैं चाय। ऐसा सुनने में आया है। फिर उसके बाद पुलिस वाले वो चले जाते हैं, तो अगले दिन फिर मनीषा के पापा एक लोहारू पुलिस स्टेशन है, वहाँ पर जाते हैं एफआईआर दर्ज करवाने के लिए। फिर वहाँ के जो दरोगा होते हैं, उन्होंने भी ऐसे ही कहा कि आपकी बेटी कहीं पिकनिक मनाने चली गई होगी, किसी के साथ चली गई होगी, 2-3 दिन में मैरिज सर्टिफिकेट लेकर आ जाएगी। उन्होंने भी मतलब अपना काम ना करते हुए, अपनी ड्यूटी ना निभाते हुए, उन्होंने भी एक लड़की को जज किया और ऐसी अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। जी, मतलब अगर लड़कियां गायब होती है तो पुलिस प्रशासन का काम है, इतनी सेंसिटिव चीज अगर हो जाती है तो उसको किस तरीके से वर्क करना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर को किस तरह हमारे देश में संभाला जाता है, ये इसका एक उदाहरण हम लोग देखते हैं। मैडम जैसे मतलब उन्होंने फिर केस दर्ज भी हुई, 3 बार पोस्टमार्टम करने की बहुत बड़ी बात है कि ये केस में 3 बार पोस्टमार्टम हुआ। पहले तो जब 2018 में मनीषा वाल्मीकि नाम की भी घटना इसी जगह पे हुई और पुलिस प्रशासन द्वारा जल्दबाजी में उसकी डेड बॉडी जलाने का काम किया। यहाँ पे लोग थोड़ा सतर्क थे शायद। जी, देखिए, ये यूपी की बात है, उस टाइम पर भी बीजेपी सरकार थी, जो मनीषा हाथरस कांड हुआ था, वो यूपी की है और ये हरियाणा है। जी, तो वहाँ पर भी असंवैधानिक तरीके से पुलिस ने काम किया था और रात को 2:30 बजे जो मनीषा वाल्मीकि थी, हाथरस कांड हुआ था, उसको रात को 2:30 बजे पेट्रोल छिड़क कर जला दिया जाता है। और यहाँ पर भी जब
पहला मनीषा भिवानी में जो हाथरस ये जो मनीषा भिवानी में कांड हुआ है, उसका पहला पोस्टमार्टम भिवानी के सिविल हॉस्पिटल में होता है। तो सिविल हॉस्पिटल में तब होता है जब होता है तो जब अधिकारी उस मतलब बयानबाजी करने के लिए मीडिया के सामने आते हैं, तो हमने वीडियो देखी और वीडियो में हमें जैसे पता चला कि अधिकारियों ने पुष्टि की थी कि डॉक्टर जो अधिकारी थे जिनके उसमें ये पोस्टमार्टम हुआ था, उन्होंने कहा कि लड़की के सिर में चोट आई है और गला किसी तेज जो हथियार है, चाकू है, उससे काटा गया है। आंखें भी मिसिंग है और मीडिया के माध्यम से ही हमें पता चला कि ना तो उसकी किडनी है और ना ही ये गले की नलकी है उसकी, और जो बच्चादानी होती है वो भी नहीं है, और शायद घुटनों पर भी कोई चोट वगैरह की मतलब आई थी। तो उनको ये लोगों सारे ने बयान पुलिस प्रशासन के तरफ से पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बताई गई या किसी अन्य स्रोतों से बताई गई मैडम? ये एक वीडियो के माध्यम से पता चला, जैसे कि मीडिया वाले होते हैं, डॉक्टरों के बयान ले रहे थे वहाँ पर, और तो तब उन्होंने बताया था, और बताने के बाद मतलब लोगों ने कहा कि हम इस पोस्टमार्टम से सर्टिफाइड नहीं हैं, हमें रोहतक पीजीआई में दोबारा से पोस्टमार्टम करवाना चाहते हैं। तो जब रोहतक पीजीआई में पोस्टमार्टम हुआ, तो वहाँ पर तो मतलब अलग बिल्कुल जो भिवानी में बताई गई थी, वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट बिल्कुल अलग थी। जी। वहाँ पर जो डॉक्टर मित्तल कुंडू थे, उन्होंने मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ही ये बात बताई थी कि भई उसका गला नहीं काटा गया है, किसी जानवर ने खा लिया है, मुँह को भी जानवर ने नोच लिया है। जो कि भिवानी में बताया गया था कि तेजाब डाला गया मुँह पर और आँखें भी मिसिंग बताई थी। तो रोहतक पीजीआई वालों ने तो सिर्फ इतना ही कहा है कि जिस प्रकार से लाश बाजरे के खेत में मिली है और बाजरे के खेत में मिली है, तो वहां पर कुछ जानवरों ने मतलब जो जंगली जानवर होते हैं उन्होंने मुंह को नोच लिया, और जो गला था उसके गले को मतलब काट लिया, खा लिया, ऐसी मतलब शरीर उन्होंने के किसी ये अंग को नहीं काटा, सिर्फ और सिर्फ मतलब मुंह को गला काटा। और फेस को ही, हाँ, गला और फेस को ही काटा। फिर मतलब यहाँ पर जो मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया जाता है, तो फिर अचानक से ही एक सुसाइड नोट भी सामने आ जाता है कि भई उसने मतलब जो पोस्टमार्टम हुआ तो उसमें रोहतक पीजीआई में तो उसमें एक क्लू भी बताया गया कि लड़की ने कोई कीटनाशक दवाई पी हुई है, उसकी वजह से उसकी हत्या हो गई है, उसने आत्महत्या की है, और एक नोट भी मिला कि भई उसने सुसाइड किया है। जो लड़की ये कहती है कि भाई मुझे डॉक्टर बनना है, यही भिवानी में मैं अपना खुद को हॉस्पिटल खोलूंगी, मुझे पापा के साथ रहना है, वो लड़की के लिए सुसाइड नोट, और वो भी अंग्रेजी में लिखा है। हुँ। हाँ, बिल्कुल यही तो सोचने की बात है कि जो लड़की गाँव में रहती है, जी। आपको पता है कि गाँव के लोग कितने मतलब पढ़े-लिखे होते हैं, कितने नहीं होते हैं, और इंग्लिश की राइटिंग में वो सुसाइड नोट लिखा हुआ था, और सुसाइड नोट लिखा हुआ था, तो सोचने की बात ये है कि भई अगर हम इंग्लिश में जब हम किसी भी विदेश में होते हैं, तो वो लोग इंग्लिश में बातें करते हैं, तो वो इंग्लिश ही भाषा का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हरियाणा और दिल्ली में एक ऐसी चीज़ें हैं कि ज़्यादातर यहाँ पर लोग हिंदी का ही मतलब जितना भी इस्तेमाल होता है, तो हिंदी का ही होता है। तो वहाँ यहाँ पर हिंदी की बजाय इंग्लिश में लिखा हुआ था। अब सोचने की बात ये है, अगर मनीषा ने सुसाइड नोट लिखा है, अगर वो उसके मम्मी-पापा को मिलता, तो क्या वो इंग्लिश में पढ़ पाते सुसाइड नोट को? जी, बिल्कुल। तो ये, क्योंकि जब कोई भी व्यक्ति आत्महत्या करता है तो उसकी जो साइकोलॉजी होती है वो बहुत इमोशनल होती है, और इमोशंस उसके मातृभाषा से जुड़ा हुआ होता है। ये सिंपल सा लॉजिक, मुझे लगता है कि ये लॉजिक को कोई गौर नहीं कर रहा है। जी। नहीं, इस पर मतलब राइटिंग भी मैच की गई, तो वो राइटिंग उस लड़के की राइटिंग से मैच नहीं होती थी, और उसके पापा की हमने एक वीडियो भी देखी थी कि उससे 1 दिन पहले ही पुलिस वाले उसका जो रजिस्टर है, उसकी राइटिंग का रजिस्टर है, वो लेकर गए थे।
और पर लोगों ने मैच करके देखा, सोशल मीडिया के माध्यम से मैचिंग आई कि वो कई अक्षरों की मिस्टेक भी पाई गई। उस लड़की की राइटिंग से वो सुसाइड नोट मैच ही नहीं होता था। तो इसका मतलब कि अगर वो जानबूझकर अगर लिख रहे हैं तो किसी षड्यंत्र की बू नजर नहीं आ रही, क्योंकि क्यों चाहते हैं कि भाई इसको सुसाइड केस बनाया जाए। देखिए, जब भिवानी के अंदर जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अनाउंसमेंट हुई और मीडिया के माध्यम से हमें पता चला, तो जो कमेटी 21 लोगों की वहां पर कमेटी बनी हुई थी, जो गांव में धरना चला हुआ था, भिवानी के सिविल हॉस्पिटल में थे, तो वहां से अधिकारियों ने भी बताया गया था, घर वालों की भी, और जो कमेटी के लोग थी, उन लोगों की वहां पर अधिकारियों से बातचीत हुई, कमेटी के लोगों की, तो अधिकारियों ने बताया कि जो मतलब हत्यारा है वो इस धरने के अंदर भी हो सकता है, और जो ये 2 किलोमीटर का दायरा है, हत्यारा यहाँ भी हो सकता है। पहले अधिकारियों ने इस बात की सूचना दी थी, फिर उसके 1-2 दिन बाद सूचना मिलती है कि सुसाइड नोट मिला है। अगर सुसाइड किया था लड़की ने, हम अगर अधिकारियों की ही बात करें, तो लड़की ने सुसाइड किया था, तो 2 किलोमीटर के दायरे में दायरे में मतलब दरिंदा कैसे हो सकता है, हत्यारा कैसे हो सकता है, कैसे वो धरने के अंदर हो सकता है, अगर सुसाइड नोट मिला है, अगर सुसाइड किया है तो लड़की ने। ये कंट्रोवर्शियल बात हो गई। एक है कि उसने सुसाइड किया, उसका सुसाइड नोट अवेलेबल है। दूसरा वो कह रहे हैं कि भाई इस धरने में ही हत्यारा हो सकता है, या तो फिर 2 किलोमीटर के दायरे में हत्यारा हो सकता है। ये जो दो दो हाँ, बातें हैं, ये कंफ्यूजन पैदा करती है, और वो कहीं ना कहीं किसी और इशारा कर रही है कि ये जो है प्लांट तरीके से किया हुआ है। जी। बिल्कुल, ये बिल्कुल मतलब जो मतलब जैसे कि भिवानी के जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया था कि उसकी आँखें मिसिंग और तेजाब डाला गया है, यहाँ से तो यही पता मतलब हम लोग बता सकते हैं कि जिस प्रकार से इसकी लड़की के पापा ने कहा था कि मेरी बेटी कॉलेज में गई थी, तो कॉलेज में तो मैं मतलब इतना ही बता सकती हूँ जितना कि लोगों द्वारा हमें पता चला है। हो सकता है कि कॉलेज में मानव तस्करी होती हो, अंगों की तस्करी होती हो, बार-बार पापा सभी लोग इसी बात को बोल रहे हैं कि कॉलेज से लड़की नहीं आई, लेकिन ना तो किसी भी मीडिया ने कॉलेज को दिखाया है और ना ही प्रशासन ने अभी तक कॉलेज के ऊपर कोई भी कार्रवाई की है, ना वहाँ पर जाके जाँच-पड़ताल की है। और दूसरी बात जब वहाँ पर धरना चला हुआ था, जितनी धरने के उधर थे, पुलिस बैठाई गई थी, उतनी ही पुलिस उस कॉलेज के सामने लगाई गई थी कि कुछ लड़के जो सोशल मीडिया पर मतलब काम करते हैं, उन्होंने उसकी वीडियो दिखाई कि भई इतना ही पुलिस अधिकारी जो पुलिस है वो उधर बिठाई गई है और इतनी ही पुलिस इस कॉलेज के यहाँ पर लगाई गई है। इसका मतलब अधिकारियों को पता है कॉलेज के बारे में, इसीलिए कॉलेज के सामने पुलिस लगाई गई। और इंटरनेट भी बंद रखा गया 2-3 दिन, जो जितने हाँ, 2 दिन। 2 2-3 दिन के लिए मतलब नेट बंद कर दिया गया और पहले नेट बंद नहीं था जब ये धरना दूसरी जगह पे चला हुआ था, तो कमेटी के कुछ लोग थे जो बिक गए थे, कमेटी के लोग, और माँ-बाप के ऊपर भी प्रेशर बनाया गया, दादा के ऊपर भी प्रेशर बनाया गया। जब प्रेशर बनाया गया अधिकारियों की तरफ से भी और कमेटी की तरफ से, तो दादा पीजी मतलब यहाँ से सिविल हॉस्पिटल से बाहर आते हैं, रोते हुए आते हैं कि हम पर दबाव बनाया जा रहा है, हमारे साथ गलत किया जा रहा है, हम इस चीज़ को नहीं मानते, हम दाह संस्कार पर नहीं जाएँगे। तो फिर वहाँ से फिर एक क्रांति और स्टार्ट होती है, वहाँ पर कुछ किसान नेता होते हैं, वो उस मोर्चे को सँभाल लेते हैं और फिर जो मनीषा का गाँव है ढाणी लक्ष्मण, उधर उसके मेन द्वार पर ही धरना दिया जाता है, 2 दिन वो धरना रहता है। जी, मतलब कितना, अगर पता ही ना हो कि क्या चीजें हो रही है तो ये इस तरीके से नहीं की जा सकती। और ये मतलब इंटरनेट बंद करने के वजह से हमको ये भी लगता है कि
कहीं लोगों तक ये खबर ना पहुंचे और लोग लड़की के लिए सपोर्ट में ना खड़े उतरे, ताकि सारा मामला दुनिया के सामने ओपन हो जाए, है ना, हुँ। लोगों का समर्थन ना मिले। ये एक मतलब भावना थी उसके पीछे। जी। देखिए, नेट करने बंद करने का रीज़न भी सही कहा आपने, यही था कि पूरे देश में ये खबर ना पहुँचे और एक रीज़न मतलब ये भी था कि कुछ लोगों के द्वारा जो लोग प्री प्लानिंग करके चलते हैं, जो मतलब डिसअपॉइंट मतलब जो लोग हैं, उनको अलग करते हैं, उनका माइंड अलग सेट कर देते हैं। तो कुछ लोगों के द्वारा भी मतलब जहाँ नेट चलता था, वहाँ से खबरें चलाई गई कि लड़की का अंतिम संस्कार कर दिया गया है, वहाँ पर तो कुछ नहीं है, ये नहीं है। काफ़ी झूठी अफ़वाहें भी उड़ाई गई और यहाँ पर एक जो जिला अध्यक्ष हैं बीजेपी का, मुझे उनका नाम ध्यान नहीं आ रहा है, उन्होंने भी एक खबर चलाई कि कुछ मतलब जो हत्यारे हैं, जो कुछ केस में इन्वॉल्व हैं, उन लोगों को पकड़ लिया गया है। कुछ ऐसी भी बातें चलाई गई। फिर कुछ लड़की के मतलब जो चरित्र है उसको लेकर भी गलत बातें चलाई गई, जो कि लड़की के पास एक जो छोटा फ़ोन होता है, वो फ़ोन था। वो फ़ोन पुलिस को बरामद भी नहीं हुआ, सिर्फ़ उसकी बैटरी मिली है और फिर भी लोगों ने झूठी अफ़वाहें उड़ाई कि लड़की की चैटिंग मिली है, ये मिली है। जबकि पुलिस ने ऐसी कोई भी बात नहीं पुष्टि नहीं की कि हमारे पास फ़ोन है या लड़की की चैटिंग मिली है। मतलब काफ़ी कुछ है, लोगों के द्वारा लड़की पर चरित्र भी का भी गलत बताया जाने की पुष्टि करते रहे। मतलब ऐसे लोगों का काम है। नहीं, अगर ऐसी केस होती है तो आप क्या हर केस में ऐसे ही कहोगे कि भाई लड़की ही चरित्रहीन है? ये जो सारा माहौल बनाया जाता है, जैसे कि दिल्ली में जब कोई घटना हुई थी जिसका नाम मीडिया ने रखा निर्भया, जबकि वो ब्राह्मण लड़की थी, उसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट लगाया गया। क्या ये मामला अभी इस तरीके से सुलझाने वाले हैं, या हाथरस की घटना की तरह आज भी दोषी जो है पता ही नहीं है? देखिए, आपने जो बात कही है वो बिल्कुल बहुत ही अच्छी बात कही है आपने। जैसे कि मनीषा हाथरस कांड हुआ था जी। और अभी ये भिवानी में मनीषा कांड हुआ था, इसी प्रकार जम्मू में एक फातिमा नाम की लड़की के साथ भी हुआ था। आसिफा। एससी, एसटी, ओबीसी आशिफा नाम की लड़की के साथ हुआ था। देखिए एससी, एसटी, ओबीसी जो माइनॉरिटी की लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ इस देश में अत्याचार होता है, उसकी कोई सुनवाई नहीं होती, उनके केसों को ऐसे ही दबा दिया जाता है या उनके चरित्र पर उँगली उठा दी जाती है। आपने यहाँ पर निर्भया की बात की, तो मैं यहाँ पर जो उसकी पहचान छुपाई गई, निर्भया नाम देकर सोशल मीडिया पर उसकी पहचान छुपाई गई, जो कि उसका नाम वैशाली मिश्रा था। किसी को भी उसकी पहचान नहीं बताई गई, क्योंकि वो ब्राह्मण लड़की थी, वो ऊँचे वर्ण की लड़की थी, क्योंकि सरकार सत्ता हमेशा से ही इस देश में ब्राह्मणों की रही है, तो वो एक ब्राह्मणों की लड़की थी, इसीलिए उसे न्याय मिला और उसके नाम का एक एक्ट भी बनाया गया। उसको उसके इलाज के लिए उसे विदेश भेजा गया। आज जो मनीषा हाथरस कांड हुआ है, उस लड़की को एक एम्स हॉस्पिटल में भी ढंग का इलाज नहीं मिला और दूसरी बात जो मनीषा हाथरस कांड हुआ था, उसका परिवार आज भी मैं आपके चैनल के माध्यम से कहती हूँ कि आज भी लोग वहाँ पर जाके देखें, तो उसके परिवार की हालत देखें, आज भी वो कैद है वो परिवार। लेकिन निर्भया का जो परिवार था, उसमें उसके परिवार वालों को नौकरी दी गई, हर चीज़ से उनकी मदद की क्योंकि वो एक उच्च वर्ण की लड़की थी, वो एक ब्राह्मण समाज की लड़की थी। उसी इसीलिए उसके जो दरिंदे थे, उनको पकड़ कर फांसी दी गई। यहाँ लेकिन पर हमारे हम देखते हैं मैडम कि महिला आयोग जो है हरियाणा की, वो ये कहती है कि इसमें राजनीति ना की जाए। तो राजनीति कर कौन रहा है? इंटरनेट बंद कौन कर रहा है? उसके चरित्र पर मतलब लांछन कौन लगा रहा है? सुसाइड नोट कौन बनवा रहा है? ये राजनीति जो है, ये राजनीति समाज कर रहा है, भिवानी के लोग कर रहे हैं, उसके माँ बाप कर रहे हैं, या प्रशासन या सरकार की तरफ से ये राजनीति हो रही है? देखिए, मैं महिला रेणु भाटिया जी हैं, महिला आयोग से।
तो उन्होंने भी एक भ्रम फैलाया है। मैं कहती हूँ ऐसे आयोग को बंद कर देना चाहिए और जो महिला भ्रम फैलाए एक लड़की को न्याय तो दे नहीं सकती और वो भ्रमित कर रही है लोगों को। ऐसी महिला को, ऐसी आयोग जो चेयरपर्सन है उस आयोग की, उसको इस्तीफा दे देना चाहिए। उसने वहाँ पर भ्रम फैलाया कि भई मैं भिवानी जाऊँगी और जैसे वो भिवानी जाती हैं, पर वो रेस्ट हाउस में बैठ जाती हैं और वो वहाँ पर फ़ोन करती हैं और एक झूठी वीडियो बनवाती हैं और लड़की का जो मनीषा का भाई है उससे फ़ोन पर बात करती हैं कि बेटा तेरी दादी से बात करवाओ। तो जब वो उसकी दादी से बात करती है तो कहती है कि ताई मैं आना चाहती हूँ और यहाँ पर कुछ लोग लठ लेके डंडा लेकर महिलाएँ खड़ी हुई हैं जो मुझे आने नहीं दे रही। मतलब वो एक ऐसी मानसिकता की महिला है कि उसने एक लड़की को न्याय ना देने की बजाय उसने वहां पर ऐसी बात की कि लठ लेकर खड़े और मुझे रोक रहे हैं। बल्कि मैं आपको बताना चाहती हूँ, यहाँ पर एक मीडिया चैनल आता है जिसकी मतलब जो गांव है, गांव का रास्ता हर चारों तरफ से सील कर दिया गया था प्रशासन की डर की वजह से, ताकि बॉडी को लेकर रात को आए ना और वो दाह संस्कार नहीं करे। इसकी वजह से गांव वालों ने रोड के ऊपर पेड़ जो हैं वो काट काट कर डाल दिए थे। तो जब वहां पर लोगों की गाड़ियां आती है, मीडिया की एक गाड़ी आई थी, तो वहां गांव के लोगों ने इस मीडिया की मदद की और गाड़ी को खेतों के रास्ते से धक्का देकर वहां पर पहुंचाया ताकि आवाज उठ सके। गांव के लोगों ने सभी का बहुत समर्थन किया और वो उन वहां पर कुछ बीजेपी के लोग भी आए थे, वो आए, लेकिन यहाँ पर जो महिला आयोग है, महिला आयोग एसी में बैठकर चली गई और एक फोन करके और अपनी वीडियो बनवाकर वहां से चली गई। उल्टा गांव वालों को दोष दिया, उनके ऊपर लांछन लगाया कि लठ लेकर खड़े, मुझे अंदर नहीं आने दे रहे। आप क्रांति देख की सकते। आवाज जो है वो भाटिया मैडम से सवाल पूछती है कि अगर आपकी लड़की होती तो तब भी आप यही कहती, तब भी आप वीडियो बनाकर ये सारा ड्रामा जो है वो तब भी आप यही करती और यही बोलती कि भाई मतलब आप राजनीति मत करो। क्या आपकी लड़की हो सकती है? और मनीषा नाम की लड़की ये भारत की लड़की नहीं है, मतलब निर्भया ये भारत की लड़की होती है। हाथरस की मनीषा भारत की लड़की नहीं होती है। भिवानी की मनीषा भारत की लड़की नहीं होती है। तो क्या ये अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, अमेरिका, जापान की लड़की है? वहां पे जाके हम लोग न्याय मांगे क्या? ये सरकार से, इस महिला आयोग से, क्रांति की आवाज की तरफ से हम सवाल उठाते, क्या हम लड़कियां बाहर के देश से न्याय मांगने जाए या इस देश से ही न्याय मांगे? हमें न्याय दिलाने के लिए पूरे गांव को मतलब झाड़ तोड़ कर रास्ते बंद करवाने पड़ते ताकि पुलिस प्रशासन द्वारा बच्ची का दाह संस्कार ना हो, ताकि जो साक्ष्य है, जो तथ्य है, अगर बॉडी को डिस्ट्रॉय किया जाए तो साक्ष्य खत्म हो जाएंगे। इसके लिए गांव वालों को इनिशिएटिव लेके ये सारी चीजें करनी पड़ रही है। शर्मनाक बात है ये जी। और देखिए मैडम, यहाँ पर बार-बार कॉलेज का नाम लिया गया, तो मैं बताना चाहती हूँ, कॉलेज ये एक पूर्व कृषि मंत्री है बीजेपी का। ये कॉलेज उनका है, उनका बेटा और उनका साला इस कॉलेज को चलाता है। लेकिन जब बार-बार कॉलेज का नाम आता है, अगर यहाँ पर किसी सवर्ण समाज की लड़की होती और बार-बार वो लोग इस कॉलेज का नाम उठाते, तो कॉलेज की तहकीकात होती, वहाँ के जितने भी अधिकारी या कर्मचारी हैं, सभी को उठाया जाता। लेकिन जब परिवार यहाँ पर वो बीसी समाज की लड़की है, मनीषा जो भिवानी है, वो बीसी समाज की लड़की है। बार-बार उसके पिता ने कहा कि मेरी बेटी कॉलेज गई पर कॉलेज से नहीं आई। आज मैंने एक वीडियो भी देखा, वो शायद आज तक हरियाणा है, हरियाणा चैनल है, तो मैंने उस पर उसके दादा की वीडियो देखी। उसने कहा कि मेरी दादी कॉलेज में गई है, अशोक वहाँ था, अन्य 2 और लोग थे, मतलब 3 लोगों का नाम, मतलब एक का नाम लिया और 2 लोगों का वैसे ही उन्होंने बताया
जब वो लोग बार-बार बोल रहे हैं कि कॉलेज में हमारी बेटी गई है, लेकिन यहाँ पर कॉलेज की तरफ कोई भी नहीं देख रहा है, ना कोई मीडिया और ना ही कोई प्रशासन। क्या पुलिस प्रशासन की तरफ से वहां का सीसीटीवी फुटेज बरामद किया गया या नहीं अभी तक? नहीं, वहाँ पर कोई भी सीसीटीवी फुटेज वहाँ से ली ही नहीं गई है। वहाँ पर एक शकुंतला नाम की आयोग गई थी, लेकिन उसे वहाँ पर मतलब फुटेज नहीं दिखाई गई। वहाँ पर उसे यही कहा गया कि जब तक मालिक नहीं आएँगे, तब तक हम सीसी फुटेज नहीं दिखाएँगे। और मैं एक बात और कहना चाहती हूँ कि शायद भिवानी के एक एसपी और थे, शायद उसको हकीकत या इस केस की पूरी छानबीन का पता चल गया होगा, तो ऊपर से एसपी को बदल दिया जाता है। जी, 2-4 लोगों की ट्रांसफर हो गई ये केस में। हाँ, हाँ, वहाँ पर जो पहला एसपी था उसकी ट्रांसफर की कर दी जाती है और यहाँ पर एक ऐसे चरित्रहीन एसपी को बिठा दिया जाता है जिसके ऊपर पहले ही महिला प्रताड़ित के एलिगेशन लगे हुए हैं। कितनी बड़ी बात है कि जो खुद ही मतलब लोग आरोप कर रहे हैं कि वो महिलाओं के साथ अभद्र तरीके से व्यवहार करते हैं, उन्हीं को उस पोस्ट पे बिठाया जाना, उसका इन्वेस्टिगेशन करवाने के लिए। तो ये सारा जो मामला है, पहली बात तो ये है मैडम कि जैसे आप भी संघर्षशील महिला हो, एक संगठन में काम भी करती हो, तो ये सारा जो भारत में हो रहा है, क्या रीजन लगता है आपको कि क्यों ये मानसिकता बनी है लोगों की? एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, जैसे बीसी मतलब बैकवर्ड क्लास की बच्ची है वो, तो ये महिलाओं पे देखिए जो अत्याचार होता है, इसके पीछे की क्या मानसिकता है? देखिए माननीय वामन मेश्राम साहब के संगठन में मैं काम करती हूँ और उन्होंने हमें कैडर सिखाया है और हम भी पहले उस उस मनुवादी सोच से जुड़े हुए थे। लेकिन जब से हमने बामसेप संगठन में काम किया, कैडर लिया है, तब से हमें पता चला है कि इस देश में एक मनुस्मृति नाम का भी एक ऐसा चैप्टर है, जो देश में महिलाओं को कहीं भी बोलने का अधिकार नहीं देता। और मनुस्मृति में हमने भी देखा है, हमारे पास भी मनुस्मृति है, उसमें एक चीज़ लिखी हुई है, ढोल, गवार, पशु, शूद्र, नारी और सकल ताड़ने के अधिकारी। तो मनुस्मृति में जब ऐसे शब्द लिखे हुए हैं कि महिला को पीटना चाहिए, उनको ताड़ना चाहिए, तो क्या मनुस्मृति महिलाओं को कभी बोलने का अधिकार दे सकती है? कभी चलने का खुली आज़ादी दे सकती है? नहीं। हम वर्णों की बात करते हैं, पहला वर्ण ब्राह्मण आता है, दूसरा वर्ण क्षत्रिय आता है, तीसरा वर्ण वैश्य आता है और चौथे वर्ण में एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी के लोग आते हैं, शूद्र, अछूत। हम लोग जब शूद्र, अछूत लोग हैं हम और शूद्र, अछूतों को क्या उनकी महिलाओं को कभी न्याय मिल सकता है? जब तक मनुस्मृति थी, हमारे ऊपर इतने अत्याचार होते थे, महिलाओं को बोलने की आज़ादी नहीं थी, उनको उनका नहीं, वर्ग एक लाइन छोटे में उसमें लिखा है मनुस्मृति में, भार्या न स्वतंत्रती, मतलब महिलाओं को कोई आजादी नहीं है। आज ये नहीं है। ये ये जो मतलब बताया गया कि एक लड़की पिता के अधीन हो, भाई के अधीन हो, या फिर उसकी शादी के बाद उसके पति के अधीन ही रहनी चाहिए। तो ये जो व्यवस्था है, अभी ये मेश्राम साहब का भी वीडियो हमने सुना, उन्होंने कहा कि इस तरीके की घटना का हम विरोध भी करते हैं और आने वाले समय में उन्होंने ये भी ऐलान किया है कि पूरे भारत में महिलाओं के साथ जो ये वारदातें हो रही है उसके विरोध में बड़ा आंदोलन भी करेंगे। तो हमेशा हम लोगों को आंदोलन के जरिए न्याय पाने की कोशिश करनी पड़ेगी। इस देश में संविधान होने के बावजूद संविधान हमारे तरफ से है, लेकिन संविधान चलाने वाले जो लोग हैं, वो अगर बलात्कारी मानसिकता के लोगों का साथ सहयोग करने वाले लोग होंगे, जो
तुम्हारे आजादी के खिलाफ में काम करने वाले लोग हैं उनके साथ में खड़े रहेंगे, तो ये सारा जो मामला है वो हमेशा हमारे विरोध में ही जाता रहेगा। तो इसके लिए एक ठोस कदम आप लोग क्या उठाने वाले हैं? जी। देखिए, पहले तो हमें इसके लिए अपने समाज की और एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी की महिलाओं को जागरूक करना होगा और जागरूक करके जो हमारी महापुरुषों की विचारधारा है, बाबा साहब के जो बाबा साहब ने महिलाओं को हक अधिकार दिए हैं, उनके प्रति जागरूक करना होगा। और जिस प्रकार से इस देश का जो महिला आयोग है, सभी देश की इस भारत देश की सभी महिलाओं को एक आगाज करना चाहिए कि जब ये महिला आयोग इस भारत देश की इस एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी महिलाओं को न्याय नहीं दे सकता, तो इसको बंद करवाने के लिए एक भारत बंद का ऐलान करना चाहिए पूरे देश की महिलाओं को। और इसके लिए हरियाणा में हम एक विचार भी कर रहे हैं, मैंने काफ़ी महिलाओं से भी बात की है कि इसके लिए हम एक महिलाओं की महापंचायत करें कि क्यों ये आयोग बनाए गए हैं हरियाणा में कि आप 1 महीने की मैं बात कहूँगी कि हरियाणा के अंदर इतने महिलाओं के साथ किडनैपिंग, बलात्कार के काफ़ी मामले आए हुए हैं। अभी अभी मैं कल की भी बात आपको बताती हूँ। एक प्रिंसिपल द्वारा एक लड़की को जो एक मतलब सरकारी कॉलेज में पढ़ती है, उस लड़की के साथ गलत किया जाता है, उसको टॉर्चर किया जाता है और जब प्रिंसिपल के वहाँ पर पुलिस जाती है और प्रिंसिपल से पूछताछ करती है स्कूल में जाके, तो वहाँ पर प्रिंसिपल 11 लड़कियों के साथ उत्पीड़न करने का मामला सामने आता है। तो यहाँ पर खासकर हरियाणा में और यूपी में तो लड़कियों के साथ इतना दुर्व्यवहार हो रहा है और यूपी हरियाणा की महिलाओं को इकट्ठा होकर महिला आयोग पर मोर्चा लेकर जाना चाहिए। और हरियाणा की बात करूं तो रेनू भाटिया जो है महिला आयोग, इसके खिलाफ हम महापंचायत करेंगे हरियाणा में। महापंचायत कर कर इसके घर पर या जहां भी इसका ऑफिस होगा हम वहां पर धरना प्रदर्शन करेंगे और मांग करेंगे कि रेनू भाटिया को इस्तीफा दे देना चाहिए। जी। तो जो लोग इस वीडियो को सुनेंगे, खास करके जो एससी, एसटी, ओबीसी के लोग हैं, आपका मनोबल गिराने के लिए, खासकर लेडीज लोगों का, महिलाओं का, बच्चियों का मनोबल गिराने के लिए ये सारा कुछ किया जाता है, ताकि आप अपने आजादी के साथ ना जिए, गुलाम मानसिकता के साथ जिए। आपकी मानसिकता ऐसी हो कि घर के बाहर ना निकले। अगर आप घर पे भी रहेंगे तो कितनी सारी वारदातें आप देखेंगे कि आपके घर पर घुसकर ये सारी व्यवस्था को चलाने वाले जो लोग हैं और जो शासक मानसिकता रखते हैं कि भाई हम इस देश के हुक्मरान हैं, तो महिलाओं पे भी हम हुक्म चलाएंगे, वो आपके घर के अंदर भी आकर ये वारदातें की जा सकती है। इसलिए अपनी मानसिकता को बदल के रखिए। महापुरुषों ने हमको जो हथियार दिया है, संवैधानिक हथियार दिया है, हमारे समाज के साथ, एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस जंग को लड़ने की कोशिश करिए। ये सिर्फ हरियाणा का मामला नहीं है, ये पूरे भारत की बेटी का मामला है। आज हरियाणा में हो रहा है, आप देख रहे होंगे कि कहीं दूसरे प्रदेश में, क्योंकि 8 मिनट में, 16 मिनट में घटनाएं घटती है, तो क्या सिर्फ हरियाणा में घटती होगी या महाराष्ट्र में घटती होगी, दिल्ली में नहीं, पूरे भारत में ये 18 मिनट का एवरेज है। तो क्या हम पूरे भारत की महिलाएं अंदर में बैठकर मतलब इंतजार करें कि सब कुछ ठीक हो जाएगा? नहीं हो सकता। तो जैसे मनीषा बिरला बहुत मैडम है, जो संघर्षशील महिला है, जो ये संघर्ष कर रही है, उनके कंधे से कंधा मिलाकर अपनी खुद की आजादी, क्योंकि बाबा साहब ने आपको वोट की ताकत दी, एक आजादी दी, लेकिन बाकी बहुत सारी आजादी अभी भी हासिल करनी है और बाबा साहब तो है नहीं। तो हमें आपको एक साथ मिलकर डटकर इसका सामना करना होगा, ताकि हम अगर संघर्ष करें तो हमारी जनरेशन को उसका फायदा हो। आखिरी लास्ट बात मैडम, आप क्या मतलब महिलाओं को या बच्चियों को, पेरेंट्स को भी क्या संदेश देना चाहते? जी।
देखिए, मैं पूरे इस देश की महिलाओं को और खासकर हरियाणा की महिलाओं को एक मैसेज देना चाहती हूँ कि आपकी बेटी पढ़ना चाहती है या कुछ करना चाहती है, तो उसे रोके ना। दूसरी बात, हमें अपने बेटों को एक ऐसी शिक्षा देनी चाहिए कि कहीं भी इस देश में अगर हम ट्रेवल कर रहे हैं, कहीं भी किसी भी बेटी के साथ दुर्व्यवहार, अत्याचार या इस प्रकार की घटना सामने आती है, तो उसे अपनी बहन की तरह देखते हुए उन बहनों का साथ और सहयोग करना चाहिए। और हरियाणा में मैं उन भाइयों को एक मैसेज देना चाहती हूँ जो आज भिवानी में हमारी छोटी बहन के साथ हुआ। सभी युवाओं में जोश था और इनाम भी रखा कि कोई भी उन दरिंदों को हमें देगा देगा या उनका नाम भी बता देगा, तो हम उसे 11 लाख रुपए का इनाम देंगे। उन भाइयों ने ऐसी बात कही और कहा कि चुपचाप कान में आकर बता दे, अगर वो जेल में भी चले जाएंगे तब भी हम वहां उन दरिंदों के को नहीं छोड़ेंगे। तो मैं अपने सभी भाइयों से कहना चाहूंगी कि हमें ऐसे इनाम ना रखकर हमें सिर्फ एक बात सोचनी चाहिए कि जिस प्रकार से मेरी बहन है, उसी प्रकार से दूसरे भाई की बहन है, और कहीं भी बहनों पर अत्याचार हो, बढ़ चढ़कर उनमें हिस्सा लेना चाहिए और इन वारदातों को रोकना चाहिए। जी, ये थे मनीषा बिरला बहुत मैडम, जो एक्टिविस्ट है, और उन्होंने विस्तार से इस घटनाक्रम को बताया। क्रांति की आवाज के माध्यम से आपको ये अपील की जाती है कि तरीका संविधानिक होना चाहिए, क्योंकि हम लोग एक को मार सकते हैं, लेकिन मानसिकता को कैसे मारेंगे? अगर मानसिकता को खत्म करना है तो विचारधारा का ही सहारा है, उसके सिवा कोई सहारा नहीं है। और हमारे महापुरुषों का विचार ही इस देश में सभी महिलाओं को समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय दिला सकता है, पुरुषों को भी दिला सकता है, क्योंकि हम बराबरी चाहने वाले लोग हैं। तो बराबरी की मानसिकता तभी आएगी जब महापुरुषों का आंदोलन बढ़ेगा, महापुरुषों के विचार बढ़ेंगे। और इमोशनल होकर, एक बार रोकर ये खत्म होने वाला नहीं है। तो ख्याल रखिए, अपनी बच्ची जहां पे भी जाती है आधे 1 घंटे में फोन करिए कि आप कहाँ हो, कैसे हो। और बच्चियों ने भी अपने माँ बाप के साथ दोस्ताना व्यवहार रख के हर सारी चीज को शेयर करना चाहिए, ताकि जो हमारे ऊपर ये सारे खतरे मंडरा रहे हैं, तो उस खतरे का आभास हमारे लोगों को हो, ताकि वो आपका सपोर्ट करे। तो प्लीज लड़कियों से नम्र निवेदन है हमारे चैनल के माध्यम से कि भाई माँ बाप से संपर्क बनाए रखे, जहां कहीं पे भी हो उसकी सूचना दे। अगर थोड़ी सी भी गलत आहट आपको महसूस होती है, तो अपने घर में अगर आप बताते हो, आप नंबर हमेशा 112 नंबर वो हमेशा आपके फोन में सेव करके रखिए, ताकि आप पुलिस प्रशासन को भी इतला करें। और अपनी सुरक्षा, क्योंकि हमें कोई बचाने नहीं आएगा, हमें अपनी सुरक्षा खुद करनी पड़ेगी। इसका ध्यान रखते हुए ऐसी घटनाएं आइंदा से भारत में ना घटे। तो इसके लिए विचार के रूप में जब आपको मौका मिलता है, तो मौका जब मिलता है तो आप ऐसी सरकार चुने जो आपको आजादी दे, जो आपको समता दे, जो आपको न्याय दिला सके। ऐसी सरकार ना चुने कि जो आपके वोट से सरकार बनाकर आप पे ही अत्याचार करे। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम।